हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर को मैकेनन मैकेंजी बहरी जहाज में बिठा दिया गया। यह जहाज 17 अक्टूबर 1858 को रंगून पहुंच गया। शाही खानदान के 35 मर्द और खवातीन भी ताजदार हिंद के साथ थी। कैप्टन नेल्सन डेविस रंगून का इंचार्ज था। वो बंदरगाह पहुंचा, उसने बादशाह और उसके हवारियों को वसूल किया, रसीद लिख कर दी और दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत के आखिरी फरमान रवा को साथ लेकर अपनी रिहाइशगाह पर आ गया। नेल्सन परेशान था। बहादुर शाह जफर कैदी होने के बावजूद बादशाह था और नेल्सन का जमीर गवारा नहीं कर रहा था कि वह बीमार और बूढ़े बादशाह को जेल में फेंक दे। मगर रंगून में ऐसा कोई मकाम नहीं था जहां बहादुर शाह जफर को रखा जाता। वो रंगून में पहला जलावतन बादशाह था। नेल्सन डेविस ने चंद लम्हे सोचा और मसले का दिलचस्प हल निकाल लिया। नेल्सन ने अपने घर का गैराज खाली कराया और ताजदार हिंद जिले सुहानी और तैमूरी लहू के आखिरी चश्मो चिराग को अपने गैराज में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 को इस गैराज में पहुंचा और 7 नवंबर 1862 तक 4 साल वहां रहा। बहादुर शाह जफर ने अपनी मशहूर जमानाए गजल लगता नहीं है दिल मेरा उजले दियार में, किसकी बनी है आलमे पायदार में, और कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिले कोई यार में, यह गजल बहादुर शाह जफर ने इसी गैराज में लिखी थी। ये आज 7 नवंबर का दिन था और सन थी 1862। बदनसीब बादशाह की खादमा ने शदीद परेशानी के हालत में डेविस के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अर्दली ने बुरी जबान में इस बदतमीजी की वजह पूछी। खादमा ने टूटी फूटी जबान में जवाब दिया कि जिले सुहानी का सांस उखड़ रहा है। अर्दली ने जवाब दिया कि साहब कुत्ते को कंगी कर रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खादमा ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। अर्दली उसे चुप कराने लगा मगर आवाज नेल्सन तक पहुंच गई। वो गुस्से में बाहर निकला। खादमा ने नेल्सन को देखा तो वो इसके पांव में गिर गई। वो मरते हुए बादशाह के लिए गिराज की खिड़की खुलवाना चाहती थी। बादशाह मौत से पहले आजाद और खुली हवा का एक घोंट भरना चाहता था। नेल्सन ने अपना पिस्टल उठाया, गार्ड्स को साथ लिया और गिराज में दाखिल हो गया। बादशाह की आखिरी आरामगाह के अंदर बदबू, मौत का सुकूत और काफी अंधेरा था। अर्दली लैंप लेकर बादशाह के सरहाने खड़ा हो गया। नेल्सन आगे बढ़ा। बादशाह का कम्बल आधा बिस्तर पर था और आधा फर्श पर। उसका नंगा सर तकिए पर था लेकिन गर्दन ढीली हुई थी। आंखों के ढीले पपोटों की हदों से बाहर उबल रहे थे। गर्दन की रगें फूली हुई थी और खुश्क सर्द होंठों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। नेल्सन ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे लेकिन इसने किसी चेहरे पर इतनी बेचारगी और इतनी गरीबुल वतनी नहीं देखी थी। वो किसी बादशाह का चेहरा नहीं था, वो दुनिया के सबसे बड़ी भिखारी का चेहरा था। और इस चेहरे पर एक आजाद सांस, जी हाँ, सिर्फ एक आजाद सांस की अपील तहरीर थी। और यह अपील पुराने कुओं की दीवार से लिपटी काई की तरह हर देखने वाली आंख को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। कैप्टन नेल्सन ने बादशाह के गर्दन पर हाथ रखा। जिंदगी के काफिले को रगों के जंगल से गुजरे मुद्दत हो चुकी थी। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जिंदगी की हद अबूर कर चुका था। नेल्सन ने लवाहिकीन को बुलाने का हुक्म दिया। लवाहिकीन थे ही कितने, एक शहजादा जवान बख्त और दूसरा उसका उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी। वो दोनों आए। उन्होंने बादशाह को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जैसे तैसे बादशाह की नमाज जनाजा पढ़ाई। कब्र का मरहला आया तो पूरे रंगून शहर में आखिरी ताजदार हिंद के लिए 2 गज जमीन भी दस्तयाब नहीं थी। नेल्सन ने सरकारी रिहाइशगाह के अहाते में कब्र खुदवाई और बादशाह के खैरात में मिली हुई जमीन में दफन कर दिया। कब्र पर पानी का छिड़काव हो रहा था। गुलाब की पत्तियां बिखेरी जा रही थी तो उस्ताद हाफिज इब्राहिम दहलवी के खजान रसीदा जहन में 30 सितंबर 1837 के वो मुनाजर दौड़ने भागने लगे जब दिल्ली के लाल किले में 62 बरस के बादशाह शाह जफर को ताज पहनाया गया। हिंदुस्तान के नए बादशाह को सलामी देने के लिए पूरे मुल्क से लाख लोग दिल्ली आ रहे थे और बादशाह जब लिबास फखरा पहनकर ताज शाही सर पर सजाकर और नादरे शाही और जहांगीरी तलवारें लटकाकर दरबार में आया तो पूरा दिल्ली तहसीन तहसीन के नारों से गूंज उठा। नकारची नकारे बजाने लगे, गोई हवाओं में ताने उड़ाने लगे, फौजी सालार तलवारें बजाने लगे और रक्साएं रक्स करने लगी। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी को याद था कि बहादुर शाह जफर की ताजपोशी का जश्न 7 दिन जारी रहा और इन 7 दिनों में दिल्ली के लोगों को शाही महल से खाना खिलाया गया। मगर 7 नवंबर 1862 की
इस ठंडी और बेमोहर सुबह बादशाह की कब्र को एक खुश अलहान कारी तक नसीब नहीं था। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दिल्ली की आंखों में आंसू आ गए। उसने जूते उतारे, बादशाह की कब्र के पास खड़ा हुआ और सूरह तौबा की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज इब्राहिम दिल्ली के गले से सोच के दरिया बहने लगे। ये कुरान मजीद का एजाज था या फिर उस्ताद इब्राहिम दिल्ली के गले का सोच? कैप्टन नेल्सन डेविस की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाया और इस गरीब वतन कब्र को सैल्यूट पेश कर दिया, और इस आखिरी सैल्यूट के साथ ही मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गरूब हो गया। अब अगर आप कभी रंगून जाएं तो आपको डेगन टाउनशिप की कच्ची गलियों की बदबूदार झुग्गियों में आज भी बहादुर शाह जफर की नस्ल के खानदान मिल जाएंगे। ये आखिरी मुगल शाह की असल औलाद हैं, मगर ये औलाद आज सरकार के वजीफे पर चल रही है। ये कच्ची जमीन पर सोती है, नंगे पांव फिरती है, भांग कर खाती है और टीन के डब्बों में सरकारी नल से पानी भरती है, मगर ये लोग इसके बावजूद खुद को शहजादे और शहजादियां कहते हैं। ये लोगों को एक रफ्ता की दास्तानें सुनाते हैं और लोग कहके लगाकर रंगून की गली में गुम हो जाते हैं। आखिर मुगल खानदान के साथ ऐसा दर्दनाक सलूक क्यों किया गया? क्योंकि ये सब हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह की सियासी गलतियों की वजह से हुआ। बादशाह ने अपने गिर्द नाअहल, खुशामदी और करप्ट लोगों का लश्कर जमा कर लिया था। ये लोग बादशाह की आंखें भी थे, उसके कान भी और उसका जमीर भी। बादशाह के दोनों बेटों ने सल्तनत आपस में तकसीम कर ली थी। एक शहजादा दाखिली अमूर का मालिक था और दूसरा खाजी अमूर का मुख्तार। दोनों के दरमियान लड़ाइयां भी चलती थी, मगर बादशाह इन दोनों की हर कोताही और गलती को माफ कर देता था। अवाम की हालत इंतहाई नागुफ्ता भी थी। महंगाई आसमान को छू रही थी। खुराक मंडियों से कटाई के मौसम में गायब हो जाती थी। सौदागर मुंह मांगी कीमत पर लोगों को गंदम, गुड़ और तरकारी बेचते थे। टैक्सों में रोज इजाफा होता था। शहजादों ने दिल्ली शहर में कबूतरों के दाने तक पर टैक्स लगा दिया था। तवाइफों की कमाई तक का एक हिस्सा शहजादों की जेब में चला जाता था। शाही खानदान के लोग अगर कत्ल भी कर देते तो उनसे कोई पूछगछ नहीं थी। रियासत शाही दरबार के हाथ से निकल चुकी थी। नवाब, सूबेदार, अमीर और सुल्तान आजाद हो चुके थे। ये मुगल सल्तनत को मानने तक से इनकारी थे। अवाम बादशाह और उसके खानदान से बेजार हो चुके थे। ये गलियों और बाजारों में बादशाह को नंगी गालियां देते थे और कोतवाल चुपचाप इनके करीब से गुजर जाते थे। जबकि अंग्रेज मजबूत होते जा रहे थे, ये रोज मुआहिदा तोड़ते थे और शाही खानदान वसी तर कौमी मफाद में अंग्रेजों के साथ नया मुआहिदा कर लेता था। अंग्रेज एक एक करके बादशाह के सब वफादारों को कत्ल करते गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अवाम कहती थी कि हमारे लिए बहादुर शाह जफर और अंग्रेज एक हैं, इनमें हमारे लिए कोई फर्क नहीं। बादशाह यानी बहादुर शाह जफर डबल माइंडेड था। वो अंग्रेज से लड़ना भी चाहता था और अपनी शाही मुद्दत भी पूरी करना चाहता था। चुनांचे इसका नतीजा वही निकला जो डबल माइंडेड होकर लड़ने वाली जंगों का होता है। शाही खानदान को दिल्ली में ज़ब्ह कर दिया गया और बहादुर शाह जफर को कैद कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, जो बादशाह अपनी सल्तनत का ख्याल नहीं रखते और अपनी आवाम का एतमाद खो बैठते हैं, उनका अंजाम इस तरह ही होता है। काश कि हमारे हुक्मरानों को यह बात समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूं